सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, यस, ओके। सबका बहुत बहुत स्वागत इस चलो थिंक करे के मंच पे। आज ऑनलाइन एंटरटेनमेंट क्या है उसके बारे में बताता हूँ, और फिर हम लोग छोटा सा शेड्यूल बताएंगे आज के प्रोग्राम का, और उसके बाद तुरंत प्रोग्राम चालू करेंगे। तो आप सब लोग आज जो पेरेंट्स आया है, और उन सब का बहुत बहुत स्वागत अगेन। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की शुरुआत अगर आप सबको याद है तो टीवी के साथ चालू हुई थी। सिंपल टीवी, सब लोग साथ में एक घर में टीवी देखते थे, आजू बाजू वाले भी आके देखते थे। धीरे धीरे एक चैनल दूरदर्शन से 100 के ऊपर चैनल की संख्या गई, बहुत सारे चॉइसेस मिलने लगे। पर इस बार भी काफी हद तक ये सुरक्षित था, क्योंकि सब लोग साथ में मिलकर देखते थे। पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एजुकेशन ने प्रवेश कर लिया, और इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर्स आ गए। इंटरनेट के वजह से हम लोग ग्लोबल सिटीजन्स बन गए। उसके बाद तुरंत ही आई थिंक बहुत ही 5 से 10 सालों के बीच में टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स आ गए। इंटरनेट बहुत ही किफायती दामों में डेटा प्लान्स मिलने लगे, और फिर जानकारी के द्वार जैसे खुली गए सब जगह। बच्चों से बड़ों तक के उंगलियों की नोक पे इंफॉर्मेशन आ गई। अब सिर्फ हम लोग इंफॉर्मेशन रिसीवर नहीं रहे, जैसे कि टीवी के बारे में था। अब लोग सब हम यूजर्स हो गए। हम लोग जानकारी अभी एक्सचेंज कर सकते थे, और वो भी इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। डिस्टेंस मैटर नहीं करता था, हम लोग कहीं से भी कहीं पे हम लोग अभी इंफॉर्मेशन भेज सकते थे। अब इस सहूलियत के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गए, जैसे प्राइवेसी का प्रॉब्लम आ गया, ऑनलाइन डेटा थेफ्ट, डेटा की चोरी होने लगी, ऑनलाइन बुलिंग बढ़ गया। ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ हम किसके साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हैं हमें मालूम ही नहीं था। ऑनलाइन अब्यूज भी बढ़ने लगा, दुर्व्यवहार होने लगे, और एक अलग तरीके के संकट में एक ऑनलाइन दुनिया आ गई। अब और एक चीज इसमें आ गई, आपको पता होगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे सिलेक्शन को, हम कहाँ जाते हैं, हम कौन सी साइट को विजिट करते हैं, हम कौन से गेम खेलते हैं, ये सब वॉच होने लगा, और उसके हिसाब से एड्स हम पे थ्रो होने लगी। हमें मालूम नहीं था कि हमें सम्मोहित किया जाने लगा एक प्रकार से, और उसके हिसाब से हमारे डिसीजंस वो हमारे हैं कि किसी ने लादे हुए डिसीजंस है, उससे भी हमें पता नहीं चलने लगा। बच्चों के साथ तो ये ज्यादा होने लगा। अब इस प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग चल रहे हैं, बट इसके साथ ही ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे, आने लगे, जो कि इस इंटरनेट के धोखे को बच्चों को और पेरेंट्स के साथ कैसे सावधानी से पेश आना है उसके बारे में जानकारी देने लगे। आज हमारे साथ ऐसी एक टीम है, गिरगिट डिजाइन स्टूडियो हमारे साथ है, जो कि बच्चों के साथ इंटरनेट और एनिमेशन मीडिया के साथ काम कर रहा है, और ये जो धोखे के बारे में उनको और जानकारी देना, उनको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। आपको आप सब लोग जो यहाँ पे है, उनको चलो थिंक करे के बारे में मालूम होगी, बट जस्ट इन केस नहीं होगा तो एक मिनट में बता देता हूँ। चलो थिंक करे गए 3 साल से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स के साथ, उनके टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा थिंकिंग थ्रू फिलोसॉफी, ये पद्धति के साथ हम लोग आर्ट ऑफ लर्निंग टू लर्न, माने सीखने की कला को सिखाना, इसके बारे में काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। और ये आज हमारी टीम आज साथ में है। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे साथ आज चलो थिंक करेंगे साथी है संजय और प्रज्ञा देशपांडे। बाद में हमारी फैसिलिटेटर्स है सावनी और गौरवी, और हमारे ट्रेनर है श्री पद्मनाभ केलकर, जिन्हें हम नाभा भी बुलाते हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें आज गिरगिट स्टूडियो के साथ जुड़ने में बहुत खुशी हो रही है। उसका एक कारण यह है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है ना काम करने के, वो सरीके मिलते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव है? हम बच्चों को सेल्फ डिसीजन मेकिंग में तैयार करना चाहते हैं। हम खुद की सेफ्टी पहचानना कैसा, उसके लिए डिसीजन कैसे लेना, उसमें उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे और पेरेंट्स के साथ जो संवाद होता है उसमें इंप्रूवमेंट कैसी लाई जा सके। इनमें हम लोगों ने देखा कि दोनों के हमारे ऑब्जेक्टिव सेम है, इसलिए बहुत ही खुशी हो रही है आज उनसे जुड़ने की।
और मैं उनका गिरगिट स्टूडियो टीम के सभी सदस्यों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं क्विकली बता देता हूं कि आज का प्रोग्राम कैसे होगा। ठीक है, आज हम लोग गिरगिट टीम खुद के काम के बारे में और वो बच्चों के साथ कैसे काम करना चाहती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएगी, और फिर हमने आप सबको कुछ क्वेश्चंस जो कि पेरेंट्स के तरफ से आए थे वो फ्लोट किए थे। वो क्वेश्चंस को आपने वोट किया है कि कौन से क्वेश्चंस लिया जाए, वो क्वेश्चंस को हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपके पास अभी जूम चैटिंग है और यूट्यूब अगर चालू हो गई होगी तो उसकी चैटिंग है, तो आप उनके आपके जो भी क्वेश्चंस है वो वहां पे पोस्ट करिए, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे आखिरी में हम लोग ये नेक्स्ट एक्शन आइटम क्या होगा इस सेशन के बाद का, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं अभी सावनी को निमंत्रित करता हूँ, फैसिलिटेटर। आप गिरगिट स्टूडियो के बारे में एक संक्षिप्त में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। गिरगिट स्टूडियो नाम से कुछ यूनिक लग रहा होगा, ये गिरगिट क्या है? तो गिरगिट यानी कमेलियन, जो कैमोफ्लाज होता है, मतलब बैकग्राउंड में वो मर्ज हो जाता है। तो उसी तरीके से गिरगिट स्टूडियोज काम करती है। गिरगिट स्टूडियोज एनिमेशन में इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डिजाइन स्टूडियो है, और इसके सब जो फाउंडर मेंबर्स है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के हैं। So you can just imagine what level of animation they create. पिछले 10 सालों से गिरगिट स्टूडियो ने प्रमोशनल, एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल सेक्टर में काम किया हुआ है। अलग अलग तरीके से फिल्म्स बनाए हुए हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, जैसे ब्रिटानिया हो, ऐसे गिरगिट स्टूडियो ने काम किया है। और इसके साथ पैरेलली गिरगिट स्टूडियो ने सामाजिक समस्याओं पर भी फिल्म्स बनाई। और सामाजिक समस्याओं पर फिल्म्स बनाने में उनका एक लाइन ऑफ थॉट रहा है, वो है कहानियां। वो कहानियां लेते हैं और उस तरीके से वो जो सामाजिक समस्या है, जैसे भ्रूण हत्या हो, चाइल्ड फिटिसाइड, या फिर बालकों पर होने वाले लैंगिक अत्याचार, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हम जिसे कहते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से तरीकों के सोशल इश्यूज लेकर उन्होंने फिल्म्स बनाए हुए हैं। और इसके फाउंडर और डायरेक्टर स्वरूप देव जी आज हमारे साथ है, एंड आदित्य हेगड़े भी आज हमारे साथ है। सो इसके आगे हम गिरगिट के बारे में और आज के सेशन में एग्जैक्टली होने क्या वाला है ये स्वरूप से जानते हैं। ओवर टू यू स्वरूप। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा आपने तारीफ कर दिया, पता नहीं इसके काबिल है कि नहीं। मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, तो अगर मैं ज्यादा तेज जा रहा हूं तो आप रोक लीजिएगा कि धीरे बात कीजिए। तो गिरगिट स्टूडियो के बारे में काफी कुछ बता ही दिया है इन्होंने। हम लोग तरह तरह की फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स और सब तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम किसी एक पर्पस के लिए करते हैं, सोशली रिलेवेंट थीम्स। गिरगिट स्टूडियो में मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ। मेरे साथ अविनाश मेढ़े और अनुज कुमार मेरे रूममेट्स, बैचमेट्स एनआईडी से, और अभी तो ऑलमोस्ट वी आर लाइक ब्रदर्स। तो वी आर हम तीनों मिलके हमने शुरू किया था, और अभी हम लोग की टीम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आदित्य उनमें से एक है। एंड ये प्रोजेक्ट जो हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं वो भी हमारे दिल के काफी करीब है। इसके पहले हमने फिल्म बनाई थी एक मुस्कान, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो फिल्म हमने स्त्री भ्रूण हत्या पे बनाई थी हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। और उसके अलावा हमने अमलू नाम की फिल्म बनाई थी, टिकल्स एंड हग्स बनाई थी। ये सारी फिल्में जो है सोशल रिलेवेंट थीम्स पे है। और हम लोगों के काम करने के, भले ही हम एनिमेशन स्टूडियो बोलते हैं अपने आप को, लेकिन हमारे स्टूडियो के नाम में एनिमेशन डिजाइन स्टूडियो ये वर्ड आता है। डिजाइन जहाँ से हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया एनआईडी, उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हम डिजाइन प्रोसेस को यूज करते हैं। और डिजाइन प्रोसेस जो है हमारे काम को बाकी लोगों के काम से अलग बनाता है। और वो डिजाइन प्रोसेस क्या है, वो बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है, एक काम करने का तरीका है जिसमें कि हम कोई भी कहानी को डायरेक्टली कहानी को उठा के एनिमेशन करना शुरू नहीं करते हैं, बट हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से डीप में जाके पहले समझने की कोशिश करते हैं। उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करते हैं। वो जो भी हम फिल्म बना रहे हैं वो जिसके लिए बन रही है, जो टारगेट ऑडियंस है, उसको हम बहुत डीप से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं।
एंड जरूरी नहीं है कि हमेशा जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे ही हों। एनिमेशन आज के दिन में काफी जगहों पे यूज हो रहा है। हम अभी काफी फिल्म्स बना रहे हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, मतलब पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए हम फिल्म्स बना रहे हैं एनिमेशन यूज करके, या फिर हम फिल्म्स बनाते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। तो हर बार टारगेट ऑडियंस अलग होता है, और इस फील्ड में रहने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज और जो फन मेरे लिए है वो ये है कि मैं हर बार एक नए टॉपिक को जानता हूँ और उस थीम को लेके आगे काम करने का मौका मिलता है। और इस बार जो थीम को लेके हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली है ऑनलाइन साइबर सेफ्टी, जो कि बच्चों के लिए आज के डेट में बहुत एक जरूरी थीम बन गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप अपने शायद 16 साल के या 15 साल के बच्चे को एक कार खरीद के हाथ में उसके दे देंगे कि हाँ ये लो आप कार लो, अब चलाओ, और वो बच्चा वो कार लेके सीधा हाईवे पे अगर निकल जाता है या सड़क पे निकल जाता है, तो ना ही केवल बच्चे की जान खतरे में है, बट सड़क पे बाकी लोग जो हैं उन सबकी जान शायद खतरे में है, या उनको वो हर्ट कर सकता है। तो आज के जमाने में कोरोना की वजह से हो, कोविड की वजह से हो, या उसके अलावा भी सिचुएशन ऐसा बन गया है कि हमने अपने बच्चों को ये एक बहुत ही पावरफुल टूल थमा दिया है, वो मोबाइल के जरिए हो, लैपटॉप के जरिए हो, हमने उनको इस वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये उनको इंस्ट्रक्शंस दिए बिना कि इसको यूज कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कि इसको नेविगेट कैसे करना है। और ये टूल जितना पावरफुल है उतना ही सेफ है क्रिमिनल्स के लिए, क्योंकि ये टूल के द्वारा वो क्रिमिनल्स विदाउट अपना आइडेंटिटी रिवील किए आपके बच्चे तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अगर आप अवेयर नहीं है, अगर आपका बच्चा तैयार नहीं है तो ये जितना हम इस प्रोजेक्ट में जब से हमने रिसर्च शुरू किया, हम जितना जान रहे हैं उतना हमें इस थीम का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि हम बहुत ही एक अनजान सी दुनिया में कदम रख चुके हैं, और एक्चुअली हम उसके लिए तैयार हैं नहीं, और वो तैयार हमको अभी ऑन द जॉब होना पड़ेगा। मतलब जैसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, वैसा हमारा अभी हो गया है कि अभी शुरू तो हो गया है, लेकिन अब हमको तैयार साथ में होना है, और उसके लिए हम ऑलरेडी लेट हैं। तो हमारा टारगेट ये था कि और मेरा ये हमेशा से अप्रोच रहा है, इसके पहले भी जब हम लोग बच्चों के लैंगिक शोषण के लिए मैं फिल्म बना रहा था, तो उस समय मेरा अप्रोच ये था कि बच्चों को हम क्या बताएं कि वो इस चीज से बच सकें, कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है, उसको होने से पहले कैसे रोका जाए, और होने से पहले रोके जाने के लिए हम क्या, जैसे बच्चों को बोलते हैं कि आप आग से मत खेलो, या कोई अगर शार्प चीज से वो खेल रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि इसको हाथ लगाते समय ध्यान रखो। तो वैसे ही हम बच्चों को किस तरह की चीजें बता सकते हैं जिससे कि वो जब इस स्पेस में है, इन चीजों से डील कर रहे हैं, तो वो कैसे उससे बचे रह सके। तो इसी अप्रोच के साथ हम अभी कुछ फिल्म्स बच्चों के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स, जो कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे रखेंगे। एक एनजीओ के थ्रू साथ हम लोग काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और वो इस प्रोजेक्ट को फर्दर आगे बढ़ाएगा, इसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे रखेगा, जिससे कि कोई भी पेरेंट्स इंडिया में उस चीज को एक्सेस कर सकता है। और इसको लेके काफी सारे लोगों ने विदेशों में काफी काम किया है। ऑफ कोर्स वहां पे इंटरनेट पहले आया था, ये समस्याएं और पहले आ गई थी, तो उन्होंने उस पर काम बहुत पहले शुरू किया था। लेकिन हमारे देश के प्रॉब्लम्स के हिसाब से, हमारे देश के आई वुड से सोशियो कल्चरल फैब्रिक के हिसाब से कुछ बनाया नहीं गया है। तो काफी सारा कंटेंट अगर बच्चों को यूके का कुछ एनिमेशन या स्टोरी दिखाया भी जाता है तो वो रिलेट नहीं करते हैं उसके साथ, क्योंकि वो हमारे देश में वैसी चीजें होती ही नहीं है। तो भले ही वो उनके देश के हिसाब से अच्छी तरह से बनाई गई है, लेकिन हमारे देश के हिसाब से वो बनाई नहीं गई है अभी तक, और हम वो चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए जानना कि एग्जैक्टली अभी सिचुएशन है क्या, पेरेंट्स को कितना अवेयरनेस है, बच्चों को कितना अवेयरनेस है, वो किस तरह के ऐप्स यूज कर रहे हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसके सेफ्टी फीचर्स, प्रोटोकॉल्स के बारे में उनको पता है कि नहीं है। पेरेंट्स जानते हैं क्या कि बच्चे उनको किस लेवल पे समझते हैं। मतलब काफी अभी हमको ये भी समझ में आ रहा है कि काफी बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के पास अपने ऑनलाइन प्रॉब्लम्स लेके जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मम्मी पापा नहीं समझेंगे, या फिर अगर वो बोलने भी जाएंगे तो मम्मी पापा ये बोल के भगा देंगे कि
तुम ये सब करो ही मत, ये लाओ फोन, तुमको अब फोन मिलेगा ही नहीं। तो इस डर से बच्चे उनके पास जा ही नहीं रहे। तो इस सिचुएशन को कैसे संभालना है उसको हम सबसे पहले जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से आई एम ग्रेटफुल कि हमें चलो थिंक करो का प्लेटफॉर्म मिला। आदित्य ने हमें इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में मेरी टीम से। और जैसा कि अक्षय ने बताया कि हम लोगों की फिलॉसफी कहीं पे जाके एक मैच हुई कि हमें उनके सेशंस इस तरह से वो बच्चों के साथ कंडक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को इस कॉन्वर्सेशन में हम इन्वॉल्व करें। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी उम्र अभी 35 साल की है और मुझे नहीं पता कि 15 साल का लड़का आज की डेट में इंटरनेट पे क्या करता है। तो अगर मैं उस चीज को नहीं जानूंगा तो मैं एक फिल्म बना ही नहीं पाऊंगा जो कि वो 15 साल का बच्चा देखना पसंद करेगा और उससे सीखना पसंद करेगा। या शायद उसको फिल्म को मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो सिखाने वाली फिल्म लगे ही ना, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उनको आप कुछ सिखाने जाओगे तो वो सबसे पहले भाग जाएंगे। तो हम फिल्म को कैसे बनाएं कि वो बच्चे उसको देखेंगे, उसके लिए हम बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस प्रोसेस में, हमारे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। और उस प्रोसेस के दौरान हम हर स्टेज पे जब हम स्टोरीज फाइनलाइज कर रहे हैं, उस स्टेज में हम शायद बच्चों के पास वो स्टोरीज लेके जाएं, उनसे पूछे कि आपको क्या लग रहा है, इस स्टोरी में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, या क्या लग रहा है। फिर शायद आगे अगर हम उसके स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं या एनिमेटिक्स बनाते हैं, या एनिमेशन के कुछ स्टेजेस हैं जहाँ पे कि, क्योंकि एनिमेशन एक बहुत लेबोरियस, एक बहुत ही मेहनत वाला काम है, जहाँ बहुत लोग मिलके 1 मिनट का एनिमेशन बनाने के लिए कई बार 1 महीना 2 महीना लग जाता है समय, जहाँ पे शायद 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो वो एनिमेशन के स्टेज पे जाने से पहले हम थोड़ा रफ, एक आप कह सकते हो जैसे ब्लूप्रिंट बनता है एक पिक्चर, एक फिल्म का, वैसे ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। तो वो ब्लूप्रिंट्स अगेन हम बच्चों से शायद क्रॉस चेक करना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको, क्या ये आपको लग रहा है कि ये काम करेगा, ये देख के मजा आएगा। और उनके फीडबैक्स को लेके हम उस चीज को और पॉलिश और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा प्रोसेस है। और होप्स हो कि इसके एंड में हम लोग जब फिल्म्स के साथ तैयार होंगे तो पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को एक टूल मिल पाएगा जिसके बेसिस पे वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, समझ पाए प्रॉब्लम्स को और अपने जवाबों को ढूंढ पाए। सो यस। और स्वरूप, अभी बच्चों के साथ हम लोग काम करने वाले ही है ना। जो लोग अभी, उनके बारे में हम लोग, आप बताएंगे कि पेरेंट्स को क्या करना है। इसके बाद हम लोग अभी चर्चा करेंगे प्रश्नों पे। राइट। सो वही है कि हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि हम बच्चों से इंटरेक्ट करें, हमें पेरेंट्स को पहले ये बिलीव दिलाना पड़ेगा कि ये थीम का इम्पोर्टेंस क्या है एंड हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे हमसे बहुत स्मार्ट है और बहुत आगे निकले हुए हैं, और बच्चे ऑनलाइन काफी सारी चीजें ऐसी जानते हैं जो हम भी नहीं जानते, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने रेगुलर काम में बिजी हैं, हम ऑफिस के कामों में बिजी हैं। और बच्चों को जब हम पूछेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करेंगे, उससे हमें बेटर सोल्यूशंस मिल पाएंगे। इससे अच्छा कि हम बड़े अपने मनगढ़ंत सोल्यूशन उन पे थोपें। तो I have a question. Can I ask, please? Yes, sure. Is this can you tell your name? Yes, I am Mrs. Isha Ahuja. Hi, Isha. Hi. मेरा बेटा 12 साल का है. Okay. ठीक है. And he is very interested in all such kind of like ये animations वगैरह. तो मेरी इनफैक्ट कल उससे बात हो रही थी. तो I was watching that हनुमान, Legend of Hanuman on Hotstar. तो मैं उसको जात लेकर के बैठी कि बेटा तुम भी देखो हमारे साथ, तो तुम्हें पता चलेगा. तो उसका रिएक्शन वाज कि मम्मा ये जो एनिमेशन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको सही प्रोनाउंस करना वो सीखो कि इट इज एनिमे. मैंने कहा बेटा हम तो जब तक हम पढ़े थे हमने तो एनिमेशन ही समझा था, एनिमे तो आप ही बता रहे हो. और देन ही वाज लाइक कि कहता मम्मा ये जो एनिमे है ना ये बहुत लो ग्रेड का है, अगर आपने देखना है ना. तो ही वाज टेलिंग मी सम कोई हाई स्कूल का कोई बुक के ऊपर है एनिमे बना हुआ है. इट्स 3 सीरीज है, वो देखो. हाँ, डेथ नोट बताया था क्या? I don't know. It's on और आप वो देखो और आपको पता चलेगा कि क्या है. सब बेसिकली
अमेरिकन एनिमे जो उसने मुझे दिखाया और इंडियन एनिमे में बहुत फर्क लगा मुझे को देख करके। और आई डोंट नो वेदर इट इज रेलेवेंट और नॉट, बट जो उसका थॉट प्रोसेस है ना, कहते कि यहाँ पे इंडिया में हम लोग ना जो हीरो होता है ना मेन, उस पर बहुत फोकस करते हैं, उसको बहुत मस्कुलर टाइप दिखाते हैं, और वहां देखो एक छोटे से बच्चे के अराउंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। ये what is the basic difference between Indian anime and international anime? मुझे अभी तक समझ नहीं आया and really want to know. या ईशा जी, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले एक सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लेता हूँ, और लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर स्वरूप को मैं बाद में देने को बताता हूँ, पहले मैं देता हूँ। वो ये, आप मुस्कान नाम की उनकी फिल्म है, URL में भेजेंगे, वो देख लो, जो उन्होंने तैयार की है, और उसमें जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे डाली है, वो आप देख सकते हैं बाद में, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एनिमेशन मूवी, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट। ओके, पहले हम फिर से आते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस दो, इट विल गेट टू शो कि बिकॉज़ मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, आई वांट टू नो कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। वी आर गिविंग सम जरूर आपका सवाल एकदम रिलेवेंट है, लेकिन आज के सेशन में नहीं, तो इसको थोड़ा हम पार करेंगे बाद के लिए, क्योंकि हमारे पास काफी लिमिटेड टाइम है आज। तो आज का जो थीम है बेसिकली ऑनलाइन सेफ्टी, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम प्रिफर करेंगे। एंड डेफिनेटली मैं अक्षय जी को बोलूंगा कि मेरा नंबर भी आपसे शेयर करें, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑफ योर, जो काफी फेस होता है इस इंडस्ट्री में। सो दैट इज, हमें तो ऐसे एंथुसियास्टिक पेरेंट्स के हम वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल अजीशा जी चलेगा। तो मैं अभी आई कैन नॉट म्यूट माय सेल्फ, आई डोंट नो व्हाई। आई डिड इट, डोंट वरी। यस, सो आई विल ओवर टू सावनी। हम लोगों अभी इसके बाद ये करेंगे, जो क्वेश्चंस फ्लोट किए थे और जिसमें वोटिंग मिला है, वो क्वेश्चन से चालू करें। पहला क्वेश्चन जो है, अक्षय पहले वो बताएंगे कि क्या आगे क्या करने वाले हैं। हाँ एक्चुअली वो बीच में शायद वो रह गया है, ठीक है चलेगा, थैंक यू। सो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि हमारा पर्पस ये है कि बच्चों के साथ हम लोग ये इंटरेक्शंस करें, और उसके लिए हम चाहते थे कि पेरेंट्स पहले इस थीम के इम्पोर्टेंस को समझे कि हम क्यों इस थीम के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके लिए जब हम पेरेंट्स का एक परमिशन चाहते थे कि इस बेसिस पे हम लोग बच्चों के साथ मेनली इंटरेक्शन करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि वो आज किस तरह के एप्स यूज कर रहे हैं, वो एप्स के बारे में उनको कितना नॉलेज है, उसके बारे में होने वाले आने वाले थ्रेट्स के बारे में वो जानते हैं क्या, कि उसमें किस तरह के खतरे आ सकते हैं। और अगर वो खतरे के बारे में उनको पता है, तो उन्होंने कुछ किसी से सुना है क्या कि किसी को किस तरह की परेशानी हुई थी और वो किस तरह से उससे बच पाए थे, या क्या चीजें करने से वो उस तरह की परेशानियों में शायद पड़े ही ना। और इन सब चीजों से हमें ये समझ में आएगा कि बच्चों का अवेयरनेस कितना है, एंड एट द सेम टाइम कि वो बच्चे उसके लिए किस तरह का सोल्यूशन बता रहे हैं अपने समझ से। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे पेरेंट्स जो आज कनेक्ट हुए हैं, वो एटलीस्ट इस प्रिविलेज को रखते हैं कि वो जूम को कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके इस कॉल पे कैसे आना है, और इस थीम के इंपॉर्टेंस को समझ के वो ज्वाइन हुए हैं। तो ऑलरेडी वो इन पेरेंट्स के बच्चे काफी प्रिविलेज्ड हैं और वो काफी चीजें एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेकिन आज बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे स्मॉलर टाउन्स में, गांव में अचानक बच्चों के पास ऑनलाइन जाने के जरिए आ गए हैं, उनको ऑनलाइन जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, और वो ऑनलाइन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी तरफ से विदाउट एनी गाइडलाइन। उनको कोई ये नहीं सिखाने जा रहा है कि इसको करना कैसे है। और इस वजह से आई वुड से कि वो सिचुएशन हो गया है कि बहुत लोग अपनी गाड़ियां लेके हाईवे पे निकल गए हैं, जिनको पता भी नहीं है कि वो गाड़ी चलानी कैसे है। तो उस सिचुएशन के लिए हमें जो बच्चों को गाड़ी चलानी आती है उनसे पूछना है कि हम कैसे उनको बताएं, या कैसे उनको रीच आउट करें, किस तरह की दिक्कतें आपने फेस की थी जिसकी वजह से आप जिससे उनको अपने लर्निंग शेयर करना चाहेंगे और कैसे उनको हेल्प करना चाहेंगे। थैंक यू स्वरूप। मैं फिर से एक छोटा सा बोल देता हूँ कि ईशा जी के क्वेश्चन के साथ ही है। अभी ये लोग स्टडी कर रहे हैं, बच्चों के साथ मिलके ये लोग देखेंगे, उनसे ओपन क्वेश्चंस पूछेंगे। हम बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप करेंगे, इसके बाद 10 या 15 के ग्रुप करेंगे, और जैसे हमारे चलो थिंक करे के सेशंस होते हैं ना, वैसे उनके साथ सेशंस करेंगे, जिसमें हम उनको ओपन क्वेश्चंस पूछेंगे
और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलेंगे। वो सब इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उनमें एक ट्रस्ट तैयार होगा हमारा, और फिर वो कैसे कौन से प्रॉब्लम्स के थ्रू गए हैं, उनको क्या क्या एक्सपीरियंस आया है, उस एक्सपीरियंस को लेके फिर ये लोग एक एनिमेशन मूवी का डिजाइन करेंगे, जिससे कि बाकी बच्चों को भी हेल्प होनी चाहिए। ये शॉर्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी जूम चैटिंग में जो व्हाट्सएप का लिंक है, ग्रुप का लिंक है, वो आपको दे देंगे। एक्चुअली लिंक नहीं, हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, जिन लोगों को अपने अपने बच्चों को रजिस्टर करना है ये सेशंस के लिए, वो प्लीज वहां पे रजिस्टर कर दीजिए। तो फिर हम लोग उनको लेके हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे और उनके साथ काम करना तुरंत चालू कर देंगे। राइट। एंड स्वरूप वो भी बता दो कि आप एक 8-10 बच्चों का एक कोर ग्रुप बना रहे हैं कि जो आपके साथ काम करेगा। हाँ, वो मैंने एक्चुअली बताया, बट हाँ स्पेसिफिकली ये जो बच्चों के साथ हम लोग जो डिस्कशन सेशंस करने वाले हैं, उसमें से हम लोग प्रेफर करेंगे कि एटलीस्ट 8 या 10 बच्चों को हम शॉर्टलिस्ट करें, जिसको हम लोग फोकस ग्रुप बोलते हैं डिजाइन प्रोसेस में। तो वो फोकस ग्रुप के साथ हम लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे एनिमेशन की प्रोग्रेस शेयर करना चाहेंगे, और उनके ओपिनियन को हम लोग काउंट करेंगे इस प्रोसेस में कि हम स्टोरीज किस तरह से बन रही हैं, उनके फीडबैक्स क्या हैं, या एनिमेटिक्स कैसा बना है, जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं वो रियलिस्टिक लग भी रहे हैं कि नहीं। तो वो फोकस ग्रुप को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑफ कोर्स कि ये एनिमेशन प्रोसेस को देखने का बहुत करीब से, एंड आई होप अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो तो रहेगा ही, बट हम लोग भी देखेंगे कि जो बच्चे अपने आप को आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, जो अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, जो हमें भी हेल्प कर पाएंगे, ऐसे बच्चों को हम शायद प्रेफर करेंगे। तो दैट वुड बी, यू कैन से, स्टेज 2 ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। मुझे ऐसे फोकस ग्रुप में खुद को सम्मिलित करना अच्छा लगेगा। पॉसिबल वो एज नहीं रही, लेकिन तभी भी क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र 11 से 16 के बीच में होनी चाहिए। नहीं तो आप एडल्ट हो गए, आपकी थॉट प्रोसेस पोल्यूट हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, वो गिरगिट स्टूडियो मेरे एज में नहीं था, but that's good, and I think you will get a good response from our parents. Savni, yes, हम क्वेश्चंस को चालू करें, और संजय जी थैंक यू। यस, जैसे जैसे before we start the questions, sorry Savni, before we start the questions, जैसे कि मैंने बोला कि इवन हम भी अभी एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम भी इस नाव में अभी सवार हुए हैं, बट डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से हम लोग बहुत डीप में इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, मैं इनवाइट करूंगा कि आप सब अपने कोलैबोरेटिव थॉट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा सारे सवालों के जवाब, मेरे पास भी शायद सारे जवाब ना हो, सारे क्वेश्चंस के जवाब शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड ना भी हो, बट एटलीस्ट मुझे या आदित्य को, या हमारी टीम में बाकी लोग भी हैं, अर्पिता है, डॉक्टर अनु है इलाहाबाद से, सुष्मिता है नोएडा से, अविनाश भी शायद ज्वाइन किया हुआ है मेरा पार्टनर। तो हम लोग कई दिनों से जो भी हमने रिसर्च किया है वो शायद हम टाइम टू टाइम डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। जरूर। यस सावनी। यस, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू डू कॉलिंग यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो अभी जैसे हम सवाल लेंगे, मुझे लगता है और वो पर्पस क्लियर हो जाएगा यहाँ सवालों से भी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ जो पेरेंट्स ने वोट किए हैं सवालों को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ऑनलाइन एप्स डू किड्स यूज दीज डेज? कौन से एप्स बच्चे आजकल यूज करते हैं, और इन ऐप से उनको कोई धोखा हो सकता है क्या? ओके, सो हाउ डू वी डू द डिस्कशंस? क्या कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके कंट्रीब्यूट कर सकता है, या मुझे जवाब देना पड़ेगा इसका? मुझे लगता है कि शुरुआत आप कर दीजिए स्वरूप, और फिर लोग ऐड करना चालू हो जाएंगे। तो हम लोग अभी तक हमने ऑलमोस्ट शायद अराउंड 30 बच्चों से हमने पर्सनली बात की है, और फिर अराउंड और 15 या 16 बच्चों को का इंटरेक्शन हमने हमारे जो एनजीओ ने हमें प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने शेयर किया था। तो उनसे हमें जितना समझ में आया है कि अभी जो 11 से 16 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो इंस्टाग्राम नंबर 1 ऐप है। उसके अलावा व्हाट्सएप कोऑर्डिनेशन के लिए तो यूज होता ही है। जो स्कूल के करिकुलम के लिए यूज हो रहे हैं वो एप्स को मैं भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मतलब टीम्स या जूम या जो भी स्कूल जो भी प्लेटफॉर्म यूज करता है टीचिंग के लिए, वो तो यूज हो ही रहा है। उसके अलावा फेसबुक अभी बच्चों में थोड़ा कम यूज हो रहा है। फेसबुक
अभी जो बच्चे ऑलरेडी शायद 19-20 साल के हो गए हैं वो लोग अपने टीनेजर्स में फेसबुक यूज करते थे, बट अभी के बच्चे ज्यादा करके इंस्टाग्राम पे हैं। और उसके अलावा स्नैपचैट एक और ऐप है जो काफी बच्चों ने हमें बताया कि वो यूज करते हैं। स्नैपचैट है और कुछ गेम्स खेलते हैं बच्चे, और पबजी वगैरह तो सबको पता ही है। फिर कुछ डिस्कॉर्ड नाम का एक ऐप है, वहां पे काफी बच्चे जाते हैं। इट्स ओपन चैट, ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये सारे ऐप्स बच्चे यूज कर रहे हैं, और इन सब ऐप्स का एक कॉमन फैक्टर है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं। बेसिकली इसका पर्पस है कि यहाँ पे लोग सोशलाइज करने जाते हैं, और बच्चे भी सोशलाइज करने जाते हैं। काफी बार बच्चे इमोशनली मेंटली तैयार हैं क्या नहीं ये देखे बिना पेरेंट्स उनका एक लॉगिन क्रिएट करके वो ऐप्स पे उनको जुड़वा देते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक इन सब की 13 साल की उम्र दी हुई है, बट 13 साल एक नंबर है। बच्चे का मेंटल प्रिपेयर्डनेस कितना है ये काफी सब्जेक्टिव मैटर है, और वो पेरेंट्स को एक जजमेंट होना चाहिए उसका बिफोर कि वो बच्चा उस प्लेटफॉर्म पे जाए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपके बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है अगर उनका प्रोफाइल पब्लिक है। काफी पेरेंट्स को शायद ये भी नहीं आइडिया होगा कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है। तो पेरेंट्स को, जैसा कि मैंने बोला कि जब आप उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हो तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन बातों को जाने और उसके बाद ही अपने बच्चे को अलाउ करें कि वो उसमें जाए। भले ही एज अ पेरेंट आप टेक्निकली इतना नॉलेज नहीं रख पाएंगे, बट एज अ पेरेंट आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस से किसी भी चीज को सुनने के बाद ये जजमेंट रहता है कि ये किस तरफ जा सकता है या ये किस तरफ एस्केलेट हो सकता है। तो एज अ पेरेंट आई वुड से कि वो बहुत जरूरी है हर पेरेंट के लिए जानना। एंड आई वुड वांट टू मेक अ पॉइंट कि हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस सेशन या शायद सेपरेटली व्हाट्सएप ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे आपसे कि हमें जो जो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स मिली है या कुछ वीडियोस मिले हैं, उसका हमने एक काइंड ऑफ कलेक्शन तैयार किया है जो एज अ पेरेंट आपको हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। और उसमें बहुत अच्छे लिंक्स है जहाँ पे बहुत स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है कि एज अ पेरेंट आपको क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली ऐप्स को स्पेसिफिक ध्यान रखते हुए कि इंस्टाग्राम पे आपको क्या जानने की ज़रूरत है, या फेसबुक पे क्या जानने की ज़रूरत है, या स्नैपचैट के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसमें एक चीज़ बताई कि देखो बच्चे अलग अलग ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर जानने की कोशिश करोगे तो वो कोशिश बहुत सिंसियरली होनी चाहिए, बच्चों को कॉर्नर में लेने की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बताएगा आपको, और वो बहुत स्मार्ट है। तो हम लोग अभी हाँ पिछले ही दिनों एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से बता रही थी। वो बोल रही थी कि आपका कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ तेरे कौन कौन दोस्त हैं, ये होना चाहिए कि अरे बेटा आजकल कौन कौन दोस्त हैं। तो वो आपका टोन, आप किस तरह से वो बच्चों को अप्रोचेबल रख रहे हो, और ये प्रोसेस आपका काफी कम एज से करना पड़ेगा। आप अचानक 13 साल के बच्चे को पलटी मार दोगे तो वो भी डाउट लेगा कि पापा इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं, या मम्मा को अचानक क्या हो गया। तो आपको शुरुआत से ही वो टोन रखना पड़ेगा कि आप बच्चे के साथ असर्टिव रहें। आपको जो डिसिप्लिन रूल सेट करने हैं वो सेट करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप बच्चों के साथ एक ओपन कॉन्वर्सेशन रख पाए, एक शेयरिंग रख पाए कि वो बच्चा आपसे चीजें शेयर करे। और नए ऐप्स को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चे को बोले कि यार मुझे सिखा। इससे बेटर तरीका है ही नहीं, क्योंकि और बच्चा भी मजा लेके आपको सिखाएगा। उनको बहुत मजा आता है कि मुझे कुछ चीज पता है जो मैं अपने मम्मी पापा को सिखा रहा हूँ। तो मैं ये बोलूंगा कि आप अगर कोई भी ऐप आपका बच्चा बोलता है कि मुझे ये डालना है, इंस्टॉल करना है या लॉगिन करना है, तो आपको बोलना चाहिए अपने बच्चे को कि एक प्रेजेंटेशन देना। जो हम ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बच्चों को बोलना चाहिए कि तू प्रेजेंटेशन दे कि क्यों तुझे ये ऐप पे जाना है, इसमें क्या क्या मिलता है और कैसे होता है और उसमें क्या चीजें होती हैं। और बच्चे के साथ आप भी अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए उसमें, सो दैट आप भी उस चीजों को समझ पाए, चीजों को जान पाए। ये बहुत ही अच्छा तरीका मुझे लगता है स्वरूप ने बताया, बहुत अच्छा। यस अनुराधा, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है, लेकिन हम लोग एक कुछ सवाल करते हैं और फिर आपका सवाल लेते हैं। सावनी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
यस, अभी तो स्वरूप ने बता दिया कि कैसे किड्स को ओपन अप करना है उनके ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में। पर अगला सवाल तो ये आता है कि अगर वो कुछ डेंजर में फंस जाए ऑनलाइन एप्स पर, तो हम एज अ पेरेंट उन्हें हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको पता चल गया कि बच्चा फंस गया है तो वो आपकी खुशनसीबी है। बहुत पेरेंट्स को वो चीज़ पता ही नहीं चलता है। बहुत सीवियर केस होने के बाद पेरेंट्स रियलाइज करते हैं कि ऐसा बच्चे के साथ हुआ। कल ही मेरी टीम के सुष्मिता ने एक आर्टिकल शेयर किया। दिल्ली में एक पेरेंट्स का 17 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। 10 बजे उसने डिनर किया फैमिली के साथ और 11:15 बजे उसने मम्मी पापा को नोट भेजा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसके बाद वो जंप करके उसने अपनी जान दे दी। और उसके पेरेंट्स अभी तक शॉक में है कि इतना हंसता खेलता बच्चा अभी डिनर कर रहा था, उसने ऐसा क्यों किया। तो बच्चे अगर आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं तो वो बहुत रिस्की है, और इसके लिए काफ़ी साइकोलॉजिस्ट के काफ़ी सारे टॉक्स हैं। मैं बोलूँगा पेरेंट्स को कि आप जाके सुने, अपने आप को इस चीज़ से एक्सपोज रखें और मेक श्योर करें कि आपका बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ कि अगर बच्चे ने कॉन्फिडेंस वो दिखा दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि काफ़ी बच्चे अपने पेरेंट्स को साइबर रिलेटेड चीज़ें शेयर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उनको पता ही नहीं है, वो समझेंगे ही नहीं या वो हेल्प कर ही नहीं पाएंगे मेरी, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता कि इंस्टाग्राम चीज़ क्या है, और मैं उनको कैसे समझाऊंगा कि हाँ इसकी वजह से मुझे क्या हुआ और मैं फंस गया हूँ, अभी मैं कैसे बाहर निकालूं। और मोस्टली इंडियन पेरेंट्स का हमारा फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि पहले 2 थप्पड़ पड़ते हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। तो बच्चा उस चीज को सोच के ही अप्रोच नहीं करता है कई बार। तो पेरेंट्स का रैपो शुरू से बच्चे के साथ ऐसा रखना पड़ेगा कि बच्चे के पास वो ओपन विंडो है कि वो भले ही डरते डरते आए लेकिन वो शेयर तो कर दे। उसको ये लगे कि कोई हो ना हो मेरे मम्मी पापा मुझे बचा लेंगे, मैं किसी भी सिचुएशन में रहूं। ये बिलीफ, ये ट्रस्ट का ब्रिज बच्चे के साथ रखना बहुत जरूरी है। और वो कैसे रखना है उसका शायद कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है, वो हर पेरेंट को अपने आप ढूंढना पड़ेगा, बट वो होना बहुत जरूरी है। और अगर बच्चे ने वो अप्रोच दिखाया, आपके पास पहुंचे हैं, तो ऑफकोर्स उसको डांटिए मत, उसको धमकाइए मत। सबसे पहले ठंडे दिमाग से समझ लीजिए कि वो क्या बता रहा है और वो क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि आपने अगर बिना सुने डांटना शुरू कर दिया तो वो बीच में ही बताना बंद कर देगा, वो पूरी बात बताएगा ही नहीं। तो आप पहले सुन लीजिए पूरा, अपने रिएक्शंस होल्ड कीजिए, उसको इमीडिएटली सिखाने मत जाइए कि ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बता रहा है। ये सब सवाल साइड में रख के पहले समझ लीजिए कि हुआ क्या। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस की वो किस लेवल ऑफ सीरियसनेस है, कि आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सिर्फ धमका के सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ी उलझन में फंस गया है, उसके हिसाब से आपको मोस्टली इंडिया में ये बोल रहे हैं कि साइबर केसेस जो सॉल्व करते हैं उनके पास प्रूफ्स नहीं होते हैं, कि लोग पहुंचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और पुलिस जब बोलती है प्रूफ दिखाओ तो उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ने डर के अकाउंट तो डिलीट कर दिया ऑलरेडी, चैट सब डिलीट कर दिए, तो अभी कुछ भी प्रूफ नहीं है उनके पास किसी को भी ट्रेस करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए या कन्विक्ट करने के लिए। तो चैट्स के स्क्रीनशॉट्स रख लेना कि क्या बात हुई, ऐसा क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके स्क्रीनशॉट सेव करना, जिसके बेसिस पे पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाए, अगर पुलिस तक जाने की बात आ रही है तो। अदरवाइज पेरेंट्स ऑनलाइन काफ़ी सारे फोरम्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, साइबर क्राइम का वेबसाइट है, तो उस पर भी आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि कितना सीवियरिटी है केस का। राइट, थैंक यू स्वरूप। एक मैं इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स लेते हैं, P4C सेशंस लेते हैं बच्चों के साथ, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग जैसे अभी इन्होंने बताया कि पहचानना कैसे, आप खुद को पता चलेगा, बच्चे क्रैंकी हो जाएंगे, कुछ कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे, दैट इज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग। और बच्चा मुझसे खुल के बात नहीं कर रहा है, मेरी गलती है क्या, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्या, दे पा रही हूँ क्या, ये क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये स्टार्ट होता है कि उसकी खुद की प्राइवेट लाइफ चालू हो जाती है, वो दरवाजा बंद कर लेगा कुछ काम करते वक्त। और हम लोग ना जो बच्चों के साथ काम करते हैं, ये ओपन क्वेश्चंस के साथ काम करते हैं, विदाउट एनी प्रिजुडिस क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हो, विदाउट ब्लेमिंग कि तूने ऐसे ही देख रहा होगा ना, यही चैनल तू देख रहा होगा ना छुप छुप के, दीज आर क्लोज्ड क्वेश्चन।
और जैसे स्वरूप ने बताया, अच्छा चलो आज क्या क्या नया नया तूने बताया, इंटरनेट पे देखा, अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ बता दे। उसके हिसाब से जब उसको पता चलेगा कि मम्मी पापा कभी कभी अपना मोबाइल भी देखते हैं, मोबाइल कैसे ऑपरेट करना देखने के लिए मोबाइल लेते हैं, और कभी कभी आप अगर बच्चे छोटे होंगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक काम करो, रात को मोबाइल हमारे पास रहने दो, उनका टाइम जो लिमिट कर सकते हैं। स्वरूप से बात करते हुए उन्होंने एक सजेशन दिया था, मुझे याद आया। इस हिसाब से कभी ना कभी बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि किसी का फोन आया या कुछ मैसेजेस आए तो मम्मी पापा देख सकते हैं। वो थोड़ा सा डर या रिस्पेक्टफुल जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको सिंप्लीफाई कर देगा कि बच्चे कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं क्या। हाँ, यस, ओवर टू सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। यस, अभी हमने एक्चुअली डिस्कस किया है कि बच्चे क्या बर्ताव करना शुरू कर देते हैं जब वो ऑनलाइन ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं पॉइंट्स स्पेसिफिक मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि उसमें सब कवर नहीं हुए। तो यूजुअली आपको कब अलार्म, मतलब सबसे अच्छा पेरेंट्स में भी अगर मम्मी और पापा काफी क्लोजली बच्चे को देख रहे होते हैं, और अगर आप अपने बच्चे को जानते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब कुछ गलत जा रहा है, कि बच्चा अपने मोबाइल से दूर हट ही नहीं रहा है, उसको डिनर टेबल पे भी मोबाइल चाहिए, हर जगह मोबाइल चाहिए, उसको छोड़ना ही नहीं है बच्चे को, कि एकदम मतलब उसका हार्ड बन गया है मोबाइल। तो इतना हार्ड एंड फास्ट एक डिवाइस के साथ अगर कनेक्शन बन रहा है तो वो आपको नोटिस करना है। दूसरी बात कि अगर आपका बच्चों का सोने का टाइम, खाने का पैटर्न इराटिक हो रहा है, कि उसको आप बोल रहे हो कि हाँ चलो हम लोग सब मिलके थोड़ा बाहर जाते हैं, किसी के गेस्ट के घर, किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, तो बच्चा हर बार बहाना दे देता है, नहीं नहीं आप लोग जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। और जब आप नहीं हो घर पे उस टाइम पे वो ऑनलाइन जा रहा है या जा रही है। तो ये एक पैटर्न आपको नोटिस करना है। या फिर आप हमेशा सोने चले गए, सोने के बाद ही वो रात को ऑनलाइन जा रहा है, तो ये सारी चीजें खतरे की घंटियां हैं जो आपको नोटिस करनी है। और ये चीजों में ही करते हुए ही बच्चे फंस रहे हैं। और बच्चा अगर प्राइवेसी चाह रहा है बहुत ज्यादा, कि नहीं मेरा दरवाजा बंद रहेगा, कमरे में और कोई नहीं आएगा, तो एक 12 साल के 13 साल के बच्चे को किस चीज की प्राइवेसी चाहिए? तो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं मैं अभी बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा या बच्चा नाराज हो जाएगा। लेकिन ये एज आई सेड कि शुरू से ये एक रैपो बच्चे के साथ होना चाहिए कि आप दोस्त भी हैं लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। तो वो बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को नोटिस कर पाए। अगर कुछ ऑड हो रहा है, पढ़ाई अचानक से अच्छा खासा बच्चा था लेकिन अचानक पढ़ाई में रिजल्ट डाउन हो रहा है, तो जो भी अचानक से अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो फ्लैग रेजर्स हैं, उसको देखना पड़ेगा। So to summarize what Swaroop said, just tell me if I'm understanding it right, or we all are understanding it right. So जो अपने अभी behavior patterns बताए बच्चों में, तो वो addiction के तरफ जा रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो ऐसे हम उसे कह सकते हैं जो आपने अभी साइंस बताए। नहीं, सब लोग जा रहे हैं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा पेरेंट्स काफी एडिक्टेड है आज की डेट में। पेरेंट्स शुड लीड बाय एग्जांपल, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे हैं क्या बच्चों के हाथ में डिवाइसेस देने के लिए। अगर मेरा 3 साल का बच्चा है और उसके हाथ में मैं मोबाइल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना एक सीरीज बिंज वॉच करना है और मुझे नहीं चाहिए कि वो मुझे आके डिस्टर्ब करे, तो वो गलत है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ बच्चा कुछ देखे, आप चाहते हैं कि हाँ बच्चा ये वाला अगर कार्टून देख लेगा तो वो उसमें से कुछ सीख पाएगा, और उसलिए आप उसको अपने साथ बैठा के दिखा रहे हैं, तो अलग बात है। और वो एक शायद पॉजिटिव उसका रिजल्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप बच्चों को कट ऑफ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आज के जमाने की चीज है। और वो अगर कट ऑफ रहेगा तो वो शायद लाइफ में बहुत पीछे रह जाएगा। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने बोल दिया कि नहीं अभी तो इतने रिस्क हैं तो ऑनलाइन जाना ही नहीं है, कुछ देना ही नहीं है बच्चे को, ये भी नहीं कर सकते आप। तो ये वो मिस आउट करेंगे। तो बच्चों को आप पॉजिटिव चीजें बताएं कि इंटरनेट को कैसे यूज करना है, कि अगर आपके कुछ पैशंस हैं, आपके कुछ आर्टिस्टिक वेंचर्स हैं, तो आप सोशल मीडिया को उसके लिए यूज कीजिए। आप दूसरे लोग जो आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं उसको आप देख के सीख रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं। आज कल ही परसों न्यूज में था कि पुणे के एक लड़के ने मून का सबसे मोस्ट क्लियर पिक्चर क्लिक किया। तो 16 साल का लड़का है, तो उसने ये चीजें कहाँ से सीखी? ऑफकोर्स उसने ऑनलाइन पढ़ के चीजें सीखी। तो अगर वो नहीं होता तो शायद नहीं सीख पाता। तो इस तरह से जो पॉजिटिव साइड्स है उस तरफ अपने को बच्चों को पुश करना है, और इसलिए ऑनलाइन नहीं भेजना है क्योंकि हमें अपना वक्त चाहिए और हमको
उसको बिजी रखना है बस। Yes. The last question from the voted list is, how can we make the online world safer for kids to explore without limiting their possibilities? ये सवाल मेरे जवाब मेरे पास भी नहीं है, इस पे ओपन फोरम करते हैं कि क्या लगता है आपको, क्या करना है? पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो पहले हम लोग कुछ सवाल अगर पेरेंट्स आए हैं तो पहले हाथ ऊपर उठा था अनुराधा। अनुराधा जी आपको कुछ बोलना है, उसके बाद नम्रता। नम्रता। यस, हाँ जी अक्षर। एक्चुअली द क्वेश्चन है, मैं अभी ये पूछना चाह रही थी, मेरी बेटी ना वो यूट्यूब पे BTS जरूर देखती है। ये इट्स अ बैंड ऑफ कोरियन बैंड है। तो शी इज लर्निंग कोरियन बिकॉज ऑफ दैट बैंड। और वन डे शी सेड अबाउट इट कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बैंड, आई हैव अ क्रश ऑन इट, सो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? एक्चुअली इट्स अ क्वेश्चन टू अ साइकोलॉजिस्ट, बट मैं अपनी समझ से जितना बोल सकता हूँ इतना ही बोलूंगा कि इट टोटली डिपेंड्स कि बच्चे का एज क्या है। इज शी इन हर टीनेज और हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 13. हाँ, so 13 is like the right age to start having crush, I would say. So it's a very natural thing. Of course, I wouldn't. The good thing is she's saying कि I have a crush. वो ये नहीं बोल रही है कि मुझे वो बैंड ज्वाइन करके शादी करनी है या जो भी है। और अगर मतलब एज अ पेरेंट I wouldn't feel insecure about it. अगर वो करनी भी है तो उसमें दिक्कत मुझे तो नहीं है कुछ। तो बट हाँ, एक्चुअली अनुराधा जी एक चीज यस देखो कैसा है। उसने बोला क्रश है, अभी उसके क्रश का मीनिंग क्या है वो समझना है। I asked her, कहती मुझे अच्छे लगते हैं, I like them all. Exactly. So that is not a problem, isn't it? 7 boys are there in that band. I like them. मतलब she's learning Korean, but I'm feeling insecure, you know, as a mother. See, the thing is because आपका prejudice क्रश का कुछ अलग है ना, उनका प्रेजुडिस अलग है, उनको अट्रैक्ट हो रहा है वो। अभी आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको वो संगीत में क्या अच्छा लगता है, आप जो इंडियन म्यूजिक है और कोरियन म्यूजिक है और इंग्लिश म्यूजिक है इसका कंपेयर करके हमें बताओ। देखो अभी उसको बोलना है। जैसे स्वरूप ने कहा था ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आप उसका स्टडी कीजिए, हमें बताओ क्या फर्क है उसमें। आप उनसे सीखना चाहोगी ना तो वो ज्यादा डीप जाएंगे और उसमें रियलिटी उनको पता चलेगी कि इनफैक्ट क्या हो रहा है मेरे में, तो मुझे वो पसंद आ रहा है। तो उनकी पसंद आपको एक बार पता चल गई ना, तो यू कैन कैटर दैट पसंद विद सम डिफरेंट सब्जेक्ट्स आल्सो। If I can take this, Swaroop. Yeah, sure. Arpita is from our team. She's also working on this project. अच्छा, अनुराधा जी, मेरी बेटी 15 साल की है। मेरी बेटी BTS की बहुत जबरदस्त फैन है या थी। अब उसका वन डायरेक्शन से लेके फिर BTS से आके फिर NCT आके फिर अब और आगे, ऐसा हर एक साल में अलग अलग चीजें बदलती जा रही है। K-pop आज की तारीख में इंडिया में बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, दुनिया भर में है। BTS is a very well renowned band. और जैसे हम बड़े हो रहे थे तो हमें हमारे जैसे, अगर मैं आई एम अज्यूमिंग 70s के जिनके बर्थ ईयर्स है, तो हमें जैसे अपने 13-14 इयर्स में आमिर खान, सलमान खान ये पसंद आते थे उनकी मूवीज की तरह, वैसे इन बच्चों को उनका एक्सपोजर ग्लोबल है। हम हिंदी या ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मूवीज देख सकते थे, तो हमारे क्रशेस वो थे, इनके इंडियन है। आगे जाके ये बच्चे, मेरी बेटी ने पूरा का पूरा कोरियन स्क्रिप्ट सीखा है, वो कोरियन पढ़ सकती है, लिख सकती है, बोल नहीं पाती क्योंकि उनका जो अल्फाबेट्स है 13 अल्फाबेट्स है, और वो काफी बार मुझे भी सिखाने की कोशिश करती है। तो इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग कि वो क्रश है, बोल रही है और इतनी ओपनली बता रही है। इट्स अ पासिंग फेज, टीनेज में ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, ये चलता जाएगा। जस्ट कीप द डायलॉग ओपन, बिकॉज ये आगे जाके किसी आसपास के, ये तो अभी तो सेलिब्रिटी क्रशेस है,
आगे जाके अपने ग्रुप में, अपने स्कूल के फ्रेंड्स में, कॉलेज के फ्रेंड्स में क्रशेस होना शुरू हो जाएगा. दैट्स व्हेन शी विल बी एक्चुअली एक्सपोज टू रियल लाइफ क्रश क्या होता है और उससे आने वाली चीजें. बट आप अभी अगर उससे ये डायलॉग बहुत कंफर्टेबली चालू रखती हो तो आगे जाके भी आपको वो उन लोगों के बारे में भी आके बताएगी. एंड यू विल बी इन अ रियल सेफ पोजिशन दैट यू कैन गाइड हर. इस वक्त एक्चुअली ऐसा होता है, लेट्स ट्राई टू बी अ फ्रेंड. मम्मी का मन है तो डर लगता है, लेकिन फिर भी एक्टिंग करनी पड़ती है कि हाँ मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी, तुम बोल दो आके, और थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है रिएक्शन. यस ट्रू. हाँ ये यही हो रहा है जो आप बता रहे हैं ना. यस शी इज आल्सो लर्निंग कोरियन एवरी डे ना. शी इज स्पेंडिंग 1 hour टू लर्न कोरियन. इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक अलग लैंग्वेज ही भले उसने उस बहाने सीख ली. और जब आगे जाके जब ये सवाल है कि बच्चों ने ये भी जाके, मेरी बेटी ने तो मुझसे ये भी कह दिया, तुम उनके गानों के ट्रांसलेशंस पढ़ो, दे राइट वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग्स. बहुत अच्छा. आपकी बेटी का शायद वो स्टेज आ जाए. Yes. Thank you. I Thank you think so much. if I am also allowed to speak, I'm sorry. Yeah, just that during this age, like even we have gone through that age. So ऐसे होता है कि when our friends group is also glued to particular TV show, या particular celebrities, or for that matter, like you're saying BTS. Now there are so many of teenagers I know who usually talk about BTS, and that is what they keep talking about. So during that age, it is again like Akshay sir said, and even like Arpita ma'am said, that if at that time you try to make that conversation with them कि exactly क्या है, मतलब तुम्हें क्यों पसंद आ रहा है, because मेरे friends को पसंद आ रहा है, और क्या reason है, it actually will take you closer to know. I mean, I am no expert on this, but जितना हम CTK के साथ डील करते हैं और P4C कॉन्सेप्ट के साथ डील करते हैं, उसमें दिस इज द थिंग कि जितना हम कॉन्वर्सेशन करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम शी विल बी मोर कंफर्टेबल टू स्पीक टू यू, है ना. तो जैसे बाकी के चीजें हैं, फॉर दैट मैटर सेक्स एड हो गया, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम चिल्ड्रन गेट दिस नॉलेज. सो वो सब चीजें you will be comfortable to speak to her later on if you initiate the conversation now in this direction, rather than being in a saying it in a judgmental tone sort of कि मतलब हम usually वो करते हैं when we have certain fears. So yeah, I think sure. नम्रता, आपको पूछना है? हाँ, मुझे ये पूछना था कि स्वरूप ने एक सजेशन दिया था रिगार्डिंग मोबाइल फोन कि we can take it away from kids at night time or at specific hours and only give them access for specific hours. But at the same time वो ये देख रहे हैं कि parents continuously फोन पे हैं, continuously फोन पे हैं. ओके, बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स काम कर रहे हैं, they do understand. But then with work from home वाला सिचुएशन, बच्चों को ये भी समझ में आ रहा है कि अब पेरेंट्स लैपटॉप पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब फोन पे कुछ और चल रहा है. दे आर दैट स्मार्ट इनफ. वी कैन नॉट से कि बच्चे आर नॉट स्मार्ट इनफ. तो इस कंडीशन में व्हाट इफ दे से कि आप तो अपना फोन साथ में लेके सोते हो ना, तो मैं क्यों नहीं. इसलिए मैंने एक और बात कही थी, वो शायद वॉल्यूम कम रह गया होगा, कि पेरेंट्स हैव टू लीड बाय एग्जांपल. तो पेरेंट्स को अपना पैटर्न, अपना बिहेवियर बच्चों के अराउंड चेंज करना पड़ता है और करना पड़ेगा इफ वी एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. तो वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल. सो हम लोग भी भूल जाते हैं, हमारे भी फिर पेरेंट्स रिमाइंड करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो बेटा, फिर हमको भी फिर ध्यान में आता है, हम साइड में लगते हैं. तो वो एक दूसरे को याद दिलाते रहना पड़ेगा. एज अ कपल एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है, हम भी याद दिलाते ही हैं. और बच्चे को हमेशा ये अल्टरनेटिव के लिए पुश करना पड़ता है कि अच्छा, आप जो ऑनलाइन करने जाने की कोशिश कर रहे हो वो ऑफलाइन नहीं हो सकता क्या. तो आपको ऑनलाइन अगर फॉर एग्जांपल DIY वीडियोस देखते हैं बच्चे, तो DIY वीडियोस एक के बाद एक देखते ही चले जाते हैं, वो बनाते कितने सारे हैं. तो एज अ पेरेंट हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि चलो तुमको ये पसंद आया ना, एक वीडियो देखते हैं और ये हम बनाएंगे चलो दोनों मिलके.
तो उस तरह की चीजों में हम बच्चों को ऑनलाइन से ऑफलाइन ले सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा टाइम हमको स्टार्टिंग में शायद डालना पड़ेगा, और एक पॉइंट के बाद बच्चों को भी अवेयर करना पड़ेगा कि हाँ देख, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा तो आजकल ऐसा है कि लैपटॉप पे भी काम चल रहा है और फोन पे भी काम चल रहा है, ज्यादा करके कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन तो व्हाट्सएप पे चल रहा होता है। तो बच्चों को ये रियलाइज करवाना है कि नहीं, लैपटॉप पे काम चल रहा है, फोन पे भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि फोन पे मैं पिक्चर देख रहा हूँ बैठ के। तो वो yes, they are smart enough and they would understand that. Nice. Can I just jump in? Yeah, sure. कुछ पेरेंट्स कमेंट सेक्शन में एक्टिवली बता रहे हैं, तो अभी एक रिप्लाई आया है कि मेरे ही बच्चे मुझे याद दिलाते हैं कि फोन बाजू में रख दो करके, एंड which is really true. आजकल ऐसा हो रहा है, कभी कभी हमारे घर पे भी ऐसा होता है कि हम मम्मी पापा को बताते हैं कि अभी चलो फोन हो गया अभी आज के लिए काफी, ऐसे ही मजाक मजाक में, जैसे पहले हम जो कहते थे। बट ऑन अ सीरियस नोट, एक्चुअली स्क्रीन्स को अंधेरे में यूज करना या रात को यूज करना इज अ हेल्थ इशू भी, एंड मतलब ये सिर्फ किसी को बताने के लिए नहीं, बट ये हमारे हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो इट्स अ टू वे थिंग। हम एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये अच्छा है। सो इवन ऑन दैट साइड की लेट्स जस्ट बी केयरफुल हम कितना यूज कर रहे हैं। बच्चे इससे नहीं सीखते हैं कि हम उनको क्या बता रहे हैं, बच्चे ये देख के सीखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम चेंज होंगे तो ही बच्चों का में चेंज दिखेगा, अदरवाइज हम कितना भी बोलते रहे ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, वो हाँ लेक्चर हो रहा है करके वो सुन के छोड़ देते हैं। तो लीडिंग बाय एग्जांपल इज द ओनली बेस्ट वे। यस, थैंक यू स्वरूप। तो अभी कोई क्वेश्चंस फिलहाल नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हो। आप चलो थिंक करें कि वेबसाइट में भी जाके आप कोई कुछ इंफॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हो। हमारा वहाँ ईमेल एड्रेस दिया है, फेसबुक का पेज है, हमारा गूगल का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उस पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ होंगे उसके हम लोग आंसर देंगे। अक्षय सर, सॉरी, आई थिंक कमेंट सेक्शन में ईशा जी का एक क्वेश्चन है, अगर उनको वही मैं बोलने वाली थी कि ईशा जी ने एक क्वेश्चन बताया कि व्हाट इफ द चाइल्ड सेज जब मुझे जरूरत होगी तो मैं हेल्प मांग लूंगा, तो इस सिचुएशन में क्या करें? सही तो है, उसमें दिक्कत क्या है? जब जरूरत होगी तब मांग लेगा हेल्प, बट वो जरूरत मांगने के टाइम, हेल्प के टाइम पे, जरूरत के टाइम पे हेल्प मांगे, उसके लिए कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना है। और ये भी है कि जब जरूरत, सॉरी आप कुछ बोल रही हैं? हाँ, यस, देन दे से आप ना ओवर प्रोटेक्टिव होते हो। मम्मा, आर यू कीप चेकिंग माय फोन, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो क्या? ईशा जी देखो ये सिर्फ फिर से वही बात जो हमने बोली थी, एक बार मैं कहना चाहूंगा। देखो, आपको हेल्प करना है, उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है आपको हेल्प नहीं करना है, आपको देखना है वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो तो क्लियर है। तो सबसे पहले हाँ, देखो सबसे पहले जैसे हमने बात की ना, कनेक्ट होना है बच्चों के साथ। हाँ, कनेक्ट कैसे हो सकते हो? आप बच्चों से सीखो, पहले उनको गुरु मानो अपना, उनको बहुत ज्यादा मालूम है अपने से। सो लेट अस ट्राई टू क्रिएट दैट बॉन्ड कि भैया मुझे सीखना है आपसे। और फिर जब आप वो लगेगा कि आप उतने ही सिंसियर हो सीखने के लिए, वो फिर शेयर करेगा कि देखो मैंने भी ये कुछ किया है। नाउ यू आर बिकमिंग फ्रेंड। तुम्हें टेक्नोलॉजी पता है और मुझे जिंदगी पता है, चलो एक्सचेंज करते हैं नॉलेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। यस। हाँ, इसके बाद अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं थोड़ा उसको मीटिंग को समारोह की तरफ लेके जाता हूँ। फिर से हम लोग अभी क्या करने वाले हैं वो बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन लिंक दिए आपको, जिन को अपने बच्चों को इस सेशंस में, अभी जो डेमो होगा, गिरगिट टीम एक डेमो होगा जिसमें कि हम लोग उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस ऑनलाइन के उसके उस पर चर्चा करेंगे, और फिर उसमें से एक फोकस ग्रुप भी निकाला जाएगा। उसके लिए वो हम लोग ये वीकेंड में, मतलब आज शुक्रवार है, सैटरडे संडे को हम लोग जल्दी से जल्दी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो आप जितना जल्दी उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें 2 ग्रुप है, 2 एज ग्रुप्स है, उसके हिसाब से हम लोग एक ग्रुप में 10 से 15 बच्चे लेंगे और उनके सेशंस चालू करेंगे। होपफुली सैटरडे संडेज को बच्चों को टाइम है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग जल्दी जल्दी सेशंस चालू करेंगे। अक्षय, हर एक टीम के साथ एक सेशन होगा, ठीक है? यानी सेशंस चालू करेंगे तो ये प्लूरल हो गया, तो बहुत सारे सेशंस होने वाले या एक ही सेशन होने वाला है?
फिलहाल तो हम लोग 2 सेशन सोच रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन 2 एज ग्रुप्स की, 11 से 13 साल और 14 से 16 साल, क्योंकि हो सकता है कि जो 14 से 16 साल के बच्चे हैं उनका अपना पॉइंट रखने का तरीका काफी अलग हो जाए 11 से 13 साल को, और वो ओवर पावर कर जाए। तो हम ऐसे 2 एज ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करके सेशन करेंगे। तो 2 सेशंस तो डेफिनेटली हम सोच रहे हैं इस 2 एज ग्रुप के हिसाब से। अगर हमको इंटरेस्टेड चिल्ड्रन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो शायद हम लोग और रिपीट सेशन करने का सोचे, बट अभी के लिए तो सिर्फ 2 सेशन हमने सोचा है। अगर एक ग्रुप के साथ एक सेशन होगा, हाँ, so it will be around 1 hour a session. yes, yeah, okay. इन्हें बच्चों को 1 घंटा देना है आपके साथ ये सब डिस्कशन के लिए। तो एक ग्रुप को 1 घंटा उसके हिसाब से, और फिर बाद में देखेंगे। और उसके बाद वो बच्चों को अगर और सेशन इस तरीके के ओपन सेशंस लेने हैं तो हम हमारा चलो थिंक करे का P4C सेशंस रहता है, उसमें भी वो शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे एक प्रोसेस में आएंगे कि ये फिल्म बनाने की जो प्रोसेस आप कर रहे हैं ना, दैट आई लाइक इट वेरी मच, कि बच्चों के साथ आप इंटरेक्शन करोगे। हमारे बच्चे अगर वो फोकस ग्रुप में आ गए तो दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस प्रोसेस, so that is a very good opportunity and thank you for that. yes, so actually it is a part of a human centered design approach, जिसमें कि ये कोशिश की जाती है कि जिसके लिए वीडियो बन रहा है, जिसके लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसको आप इन्वॉल्व रखो थ्रू आउट द प्रोसेस। नहीं तो हम अपने समझ से अपनी मनगढ़ंत assumptions के साथ चीजें बना देते हैं और फाइनली जिनके लिए बनता है उनको कुछ इफेक्ट ही नहीं होता, वो बोलते हैं कि ये तो आई डोंट रिलेट विद दिस। करेक्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक चीज मुझे सब पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है कि आप इतने आज 78 पेरेंट्स इसमें शामिल हुए और कुछ लाइव में भी देख रहे हैं, तो आपको खुद के एक्सपीरियंस होंगे, आपको खुद के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसे बहुत और सेशन ले सकते हैं जिससे कि हम लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस शेयर हो, और जो प्रॉब्लम्स हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ है, वैसा नहीं है, बहुत लोगों के साथ सिमिलर प्रॉब्लम्स से होके गए हैं, उनके पास सॉल्यूशन भी है, वो फिर इंटरैक्टिव वे से हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है? एक लास्ट मोमेंट, हमने रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दिए, वहां पे आप रजिस्टर कर दे, और आपको ऐसे कोई बच्चे लगे कि वो अभी ये मीटिंग कर नहीं पाए लेकिन वो इंटरेस्टेड होंगे तो उनको भी वो फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अस इन फेसबुक as well as in the chalothinkare.org website और YouTube चैनल है, और हमें संपर्क कर सकते हैं। Thanks for joining today this evening. Wish you a very good evening. Thanks to all of you. Also, thank you parents who have promptly responded and registered. Thank you. I can see a few responses here, so that really is great. So thank you for promptly responding and registering. Yes. Thank you so much.